बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इको 402 फाइनल टर्म की सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेट टू प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, तो इसका आंसर है स्कार्सिटी का जो प्रॉब्लम है ये महदूद प्रोडक्शन की वजह से पैदा होता है। इसलिए हर सोसाइटी को ये फैसला करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करना है और किस तरह प्रोड्यूस करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मुराद वो गुड्स और सर्विसेज हैं जो कुर्बान की जाती हैं ताकि मुंतखब गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जा सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल, opportunity cost of producing military goods is the quantity of consumer goods that is not available because of decision to produce military goods। यानी मिलिट्री गुड्स प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कंज्यूमर गुड्स हैं जो मिलिट्री गुड्स बनाने के फैसले की वजह से दस्तयाब नहीं रहती। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड सप्लाई कर्व। किसी गुड या सर्विस की प्राइस में तब्दीली क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली का सबब बनती है। इससे गुड कर्व पर मूवमेंट होती है। जब इनकम प्रेफरेंसेस या फिर दूसरी गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस में चेंजेस होती हैं तो डिमांड चेंज होती है और डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है स्कार्सिटी और शॉर्टेज का। स्कार्सिटी और शॉर्टेज की डेफिनेशन डिफरेंट है। जब ज़्यादातर गुड्स और रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं तो इस सूरत हाल को स्कार्सिटी कहते हैं। जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो और क्वांटिटी सप्लाइड से ज़्यादा हो तो इस सूरत हाल को शॉर्टेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, why does excess demand tend to raise the price of good while excess of supply tends to reduce prices। एक्सेस डिमांड वो सूरत हाल है जहां क्वांटिटी सप्लाइड से ज़्यादा होती है। ये उस वक्त होता है जब प्राइसेस इक्विलिब्रियम से नीचे होती हैं। इसलिए प्राइस बढ़ती रहती है जब तक इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए, जहां क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर हो जाती हैं। एक्सेस सप्लाई वो कंडीशन है जहां क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांडेड से ज़्यादा होती है। ये उस वक्त होता है जब प्राइसेस इक्विलिब्रियम से ऊपर होती हैं। इसलिए प्राइस कम होती है और प्राइस जो है वो कम होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम हासिल ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन डिमांड। डिज़ायर से मुराद लोगों की किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश है। डिमांड किसी गुड की वो क्वांटिटी है जो कंज्यूमर किसी मुअय्यन प्राइस पर ख़रीदने की ख्वाहिश भी रखते हैं और उनकी सलाहियत भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द इंडिफरेंस कर्व बी अपवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व अप स्लोडिंग नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये अपर की तरफ स्लोप करे तो ये उस अजम्पशन के खिलाफ वर्जी होगी कि किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी कम क्वांटिटी से बेहतर समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। न्यूमेरिकल वैल्यू है जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, it is known as point of elasticity. In microeconomics, formula for point elasticity is E is equal to negative dq over dp, p over q arc elasticity। एक बार ये फार्मूला आपने चेक कर लेना। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, एनी टू पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व फ्रॉम एन आर्क एंड द प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स मेकिंग एन आर्क ऑन अ डिमांड कर्व, इट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़। नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़ से मुराद वो असरात हैं जो किसी यूज़र पर इस वजह से पड़ते हैं कि दूसरे लोग भी वही या उसके कंपैटिबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़।
नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं. A positive network externality exists if the quantity of good demanded by consumer increase in response to an increase in purchase by other consumers. ठीक है. और नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज कब एग्जिस्ट करती हैं? If the quantity of good demanded by a consumer decreases in response to an increase in purchases by other consumer. ठीक है. यानी कि ये जो पॉजिटिव है ये उस वक्त होती है जब दूसरे कंज्यूमर्स की परचेजेस बढ़ने से किसी कंज्यूमर की उस गुड की डिमांड भी बढ़ जाए. ठीक है. जबकि नेगेटिव है ना, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. ये उस वक्त होती है जब दूसरे कंज्यूमर की परचेज बढ़ने से किसी कंज्यूमर की गुड की डिमांड कम हो जाए. ठीक है. यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी से मुराद वो सेटिस्फेक्शन या खुशी है जो लोग किसी गुड या सर्विस को कंज्यूम करने से गेन करते हैं. गुड्स या फिर सर्विसेज से मिलने वाली यूटिलिटी हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है. डिफरेंस बताना है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी से मुराद किसी गुड या सर्विस की तमाम कंज्यूम्ड यूनिट से मिलने वाली टोटल सेटिस्फेक्शन है. टोटल क्वालिटी को यूटिल्स नाम की मिथिकल यूनिट्स में मेजर किया जाता है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद एक मजीद यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में आने वाली चेंजेस हैं. ये हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन को मेजर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस MU विल बी जीरो एंड नेगेटिव. यानी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो उस वक्त होती है जब एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हासिल ना हो. मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव उस वक्त होती है जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो. व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन विच केस कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां एक मुअय्यन बजट को एक गुड पर ज़्यादा और दूसरी पर कम खर्च करने से टोटल यूटिलिटी मज़ीद नहीं बढ़ सकती. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में उस वक्त होता है जब हर गुड पर जो है खर्च किए गए आखिरी डॉलर की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो और पूरा बजट खर्च हो चुका हो, जिससे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी. आपने ना इंग्लिश वाला जो आंसर है ना आपने उस पर फोकस करना है. मैं जस्ट रीड आउट करती जाऊंगी रोमन में, आप इससे ना अंडरस्टैंड करते जाएं, आप इंग्लिश में पढ़ते जाएं. ठीक है. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स में आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी शेयर किया करें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो पेमेंट होती हैं जो फर्म अपने रिसोर्सेज के बदले नॉन ओनर्स को करती है, जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस, रेंट, यूटिलिटीज़. ठीक है. इम्प्लिसिट कॉस्ट से मुराद फर्म के अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है. इसमें बाहर वालों को कोई हकीकी पेमेंट नहीं की जाती. ये हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखा है, तो इसके अंदर अच्छा ये इम्प्लिसिट भी हो गया. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन एक इकोनॉमिक मॉडल है जो ऐसे हाइपोथेटिकल मार्केट को बयान करता है जहां किसी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के पास प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने की मार्केट पावर नहीं होती. ठीक है. जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिकल डेफिनेशन के मुताबिक मुकम्मल परफेक्ट कंपटीशन मुकम्मल एफिशिएंट आउटकम पैदा करती है. परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स का एनालिसिस सप्लाई और डिमांड की थ्योरी की बुनियाद फराहम करता है. What are the conditions of perfect competition? Number 1, large number of buyers and sellers, free entry and exit, and homogeneous product. Can perfectly competitive firms earn economic profit in short run? Yes, while in the long run the answer is no. What will be the effect of output टैक्स ऑन MC एंड आउटपुट इन कम्पिटिटिव फर्म्स आउटपुट. आउटपुट टैक्स फर्म की मार्जिनल कॉस्ट टैक्स की मिकदार के बराबर बढ़ा देता है. इसके बाद फर्म अपना आउटपुट इतना कम करती है कि मार्जिनल कॉस्ट और टैक्स का मजमुआ प्राइस के बराबर हो जाए. ठीक है. डिफरेंस बताना है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में. शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता. लॉन्ग रन में फर्म अपने तमाम इनपुट्स हत्ता कि प्लांट का साइज भी चेंज कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राफ. ग्राफ नंबर्स या डाटा का एक सेट की 2 डायमेंशनल जो है रिप्रेजेंटेशन है. व्हाट डज दिस स्लोप शो. लाइन का स्लोप ये बताता है कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव. What are the economic resources? Economic resources consist of land, capital and labor.
व्हाट इज मेंट बाय द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब आपके पास दो या उससे ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हों तो आप सबसे बेहतर अल्टरनेटिव्स को चूज़ करते हैं, लेकिन बेहतरीन अल्टरनेटिव चूज़ करने के का मतलब है कि आप दूसरा सबसे बेहतर अल्टरनेटिव नहीं चुन सकते, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेट समथिंग एल्स यू वांट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को कहते हैं जिसे किसी और चीज़ को हासिल करने के लिए कुर्बान करना पड़ता है। व्हाट डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शो? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये कॉन्सेप्ट दिखाता है कि स्कार्सिटी का मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, चॉइस यानी कि मुख्तलिफ गुड्स की प्रोडक्शन के लिए चॉइसेस करनी पड़ती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि एक गुड ज़्यादा हासिल करने के लिए किसी दूसरी चीज़ को कुर्बान करना पड़ता है। Next question, what is meant by the term economic growth? What are the sources of economic growth? Economic growth occurs when the productive capabilities of an economy increase. It is indicated by an outward shift of the production possibility frontier. Economic growth उस वक्त होती है जब इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका पता प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर के बाहर की तरफ शिफ्ट होने से चलता है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की हालत में दूसरी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कम किए बगैर किसी गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है। रिसोर्सेज में इंक्रीज इन रिसोर्सेज, इम्प्रूव रिसोर्स स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारे क्या हैं? सोर्सेज हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मार्केट? मार्केट एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया है जहां बायर्स और सेलर्स मिलकर किसी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स की प्राइस का तयन करते हैं या डिटरमिन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट किसी गुड या सर्विस की क्वांटिटी डिमांड में वो चेंजेस जो रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर में चेंजेस की वजह से आए। जब रियल इनकम इंक्रीज है, बढ़ती है, तो गुड्स और सर्विस खरीदने की सलाहियत बढ़ जाती है और डिमांड भी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट किसी गुड या सर्विस की क्वांटिटी डिमांडेड में वो चेंजेस जो उसकी सब्सटीट्यूट्स के मुकाबले में प्राइस बदलने की वजह से आए। अगर दो गुड्स सब्सटीट्यूट हों और एक की प्राइस कम हो जाए तो कंज्यूमर्स कम कीमत वाली गुड ज़्यादा खरीदेंगे और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द डिमांड फॉर अ गुड इफ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर इट राइजेस? For example, let's have a coffee and tea substitute goods. Then when the price of coffee rise, the demand for tea will rise, since some people will switch demand from coffee to tea. Next question है what happens to the demand for a good if the price of complement for it rises? Let's have cars and tires complement goods. If the price of car rises, the demand of tires will decrease. नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व एक ग्राफ है जो ये दिखाता है कि एक हाउस होल्ड मुख्तलिफ प्राइसेस पर किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू अ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व शो? डिमांड स्केड्यूल ये दिखाती है कि किसी कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पर एक जो डिटरमिन वक्त में कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है, ठीक है। जब डिमांड को इफेक्ट करने वाली बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू अ सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व शोज? सप्लाई स्केड्यूल ये दिखाता है कि किसी कमोडिटी की मुख्तलिफ प्राइसेस पर एक मुअय्यन वक्त में कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाती है। व्हाट इज हेल्ड कांस्टेंट इन अ ड्राइंग अ डिमांड कर्व? व्हाट हैपन्स इफ देयर इज चेंज? डिमांड कर्व बनाते वक्त ये अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर की तादाद उनकी जो पसंद यानी टेस्ट, उनकी इनकम और रिलेटेड कमोडिटीज़ की प्राइस कांस्टेंट रहती हैं। अगर कंज्यूमर की तादाद या इनकम इंक्रीज हो जाए, सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाएं या कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस कम हो जाएं तो डिमांड कर्व अपर की तरफ शिफ्ट करता है। इसके उलट तब्दीलियां डिमांड को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देती हैं। जब डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट करता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाते हैं और जब नीचे शिफ्ट करते हैं तो दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेल्ड कांस्टेंट इन ड्राइंग अ सप्लाई कर्व? व्हाट हैपेंस इफ देयर इज चेंज? In defining a market supply curve of commodity technology, factor price and the price of other commodities related in production remains unchanged.
यानी कि सप्लाई कर्व बनाते वक्त टेक्नोलॉजी, फैक्टर प्राइसेस और प्रोडक्शन से रिलेटेड दूसरी कमोडिटीज़ की प्राइस को कांस्टेंट माना जाता है। इफ़ द नंबर एंड साइज ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, ठीक है, अगर जो नंबर और जो साइज है प्रोड्यूसर का कमोडिटी की इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? इफ़ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स और इफ़ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर और अदर कमोडिटीज़ फॉल, ठीक है, या तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी या प्राइसेस या फिर फैक्टर या अदर कमोडिटीज फॉल होंगी या फिर इंटायर मार्केट सप्लाई कर्व वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, लीडिंग टू लोअर इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस एंड हायर क्वांटिटी, ठीक है, जिससे इक्विलिब्रियम प्राइस कम और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट डाउन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इसके हमने बताने हैं डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सेकंड वन इज शेयर ऑफ बजट स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट, थर्ड है एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस चेंज ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मुराद किसी गुड की डिमांड में वो परसेंटेज तब्दीली है जो कंज्यूमर की इनकम में 1% तब्दीली की वजह से पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गिवन गुड। गिवन गुड की इलास्टिसिटी की डेफिनेशन वही होनी चाहिए जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व वाली गुड्स की होती है, लेकिन क्योंकि गिवन गुड नेवर एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए इस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। सॉरी, ये आपने एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है, कहीं मुझसे मिस्टेक तो नहीं होगी इसको लिखने में, तो ये आपने एक बार चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट विल हैपन ऑन अ प्राइस टेकिंग मार्केट इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द लॉन्ग रन if the government imposes a lump sum tax on all for the firms। शॉर्ट रन में कुछ फर्म्स मार्केट छोड़ देंगी क्योंकि लम्प सम टैक्स की वजह से उन्हें नुकसान होगा। लॉन्ग रन में मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी और मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि लम्प सम टैक्स लगने की वजह से फर्म्स की एसी कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, और एएफसी बढ़ जाता है। इसके अलावा मार्केट में फर्म्स की टोटल तादाद कम हो जाएगी लेकिन हार बाकी रहने वाली फर्म पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LRAC कर्व यू शेप्ड। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये इसलिए होती है क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि कम आउटपुट्स पर इकोनॉमिक्स ऑफ सेल बढ़ती हैं और ज़्यादा आउटपुट पर इकोनॉमिक ऑफ सेल कम हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द LRAC कर्व यू शेप्ड एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप विद SRAC कर्व्स। सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द LRAC इज़ नॉट नेसेसरीली यू शेप, ठीक है, कहने पहले तो यू शेप नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यू शेप हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी एज्यूम दैट प्रोडक्शन हैज़ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, द LRAC विल बी ऑन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ समझ आई। हाउएवर SRAC इज स्टिल यू शेप, ठीक है, ये स्टिल यू शेप है बिकॉज वी एज्यूम डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स in short run. However, the LRAC should envelop to all the SRAC curves. That means all the U-shaped SRAC curves will be on and above the horizontal LRAC. ठीक है, it is because LRAC is always the lowest average production cost at all levels of production. यानी कि यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले LRAC ज़रूरी नहीं कि हमेशा यू शेप हो। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो तो L एक हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन होगी लेकिन SRAC फिर भी यू शेप्ड रहेगी क्योंकि शॉर्ट रन में डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स को एज्यूम किया जाता है। LRAC तमाम SRC कर्व्स को इन्वेलप करती हैं, यानी तमाम यू शेप्ड SRC कर्व्स हॉरिजॉन्टल LRC के ऊपर या उस पर होती हैं। इसकी वजह से ये है कि LRC हर प्रोडक्शन लेवल पर सबसे कम एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट को जाहिर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक की डेफिनेशन बतानी है। इकोनॉमिक वो इल्म है जो ये स्टडी करता है कि लोग अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, यानी ये चॉइसेस को स्टडी करती है, ठीक है। वाई स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हर शख्स को कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के तौर पर बेहतर फैसले करने में मदद देता है। मेन ब्रांचेस कौन सी इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक्स इंडिकेटर। इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स ऐसे इवेंट्स या मेजर्स होते हैं जो पूरी इकोनॉमी के बारे में मालूमात देते हैं। इनका इस्तेमाल इकोनॉमिक बिहेवियर का एनालिसिस करने और मुस्तकबिल में इकोनॉमी किस तरह परफॉर्म करेगी इसकी प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है। स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का।
माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक की वो ब्रांच है जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स यानी बिजनेस फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बिहेवियर का मुताला करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो नेशनल लेवल पर इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और दूसरे इकोनॉमिक एग्रीगेट्स को स्टडी करती है। Next question है why economics is a science? Science seeks to understand phenomena. It addresses itself solely to the intellect. It gives pleasure and satisfaction only to those who love the truth and enjoy intellectual achievement. Economics deserves to be called a science because it aims at an understanding of business phenomena, just as does the physicist or chemist. Economist first classify the phenomena which he wishes to study. I think ये आपको यहाँ से start करना चाहिए, यहाँ से economic deserves to be called यहाँ से economic deserves to be called a science because it aims at an understanding of business phenomena, just as the physicist or chemist. Economic first classify phenomena when he wishes to study and then proceed to inquire into causal relation. ठीक है, आप ये देख लें, ये आप इसमें से देख लें आपको कितना आपने याद करना है, तो आप उससे मुताबिक आप ये कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, ये है, और स्टार्ट में कौन सा था, वाई इकोनॉमिक इज अ साइंस। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने की एक अहम वजह बेहतर सोचने का तरीका सीखना है। इकोनॉमिक्स का मुताला सोसाइटी को समझने का ज़रूरी हिस्सा है। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक्स डिसीजन के बहुत बड़े असरात हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, दुनिया के मामलात को समझने के लिए इकोनॉमिक्स की समझ ज़रूरी है। इनमें से बेस्ट कोई 5 आप कर लें अपनी मर्जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंट मार्केट। एफिशिएंट मार्केट वो मार्केट होती है जहां प्रॉफिट के अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। देयर इज नो फ्री लंच, यानी मुफ्त में कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं क्योंकि हर वक्त बहुत से लोग उन्हें फाइंड कर रहे होते हैं। Why does the problem of scarcity exist? स्कारसिटी दुनिया भर में इसलिए मौजूद है क्योंकि लोग जितनी गुड्स और सर्विसेज चाहते हैं, हर इकॉनमी के लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज से उतनी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। डिफरेंट मेथड्स बताने हैं मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स है पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक बिहेवियर का मुताला बिना किसी जजमेंट के करती है, ये बताती है कि क्या मौजूद है और ये किस तरह काम करता है। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है, जिसे पॉलिसी इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर के रिजल्ट्स का एनालिसिस करती है, उन्हें अच्छा या बुरा इवैल्यूएट करती है और एक्शन के लिए सजेशंस दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सेट्रिस पैरिबस इन इकोनॉमिक्स। सेट्रिस पैरिबस इकोनॉमिक्स में एब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस का हिस्सा है। सेट्रिस पैरिबस ये ऑल एल्स इक्वल अजम्पशंस का इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमिक्स को दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप का मुताला करते हैं, जबकि दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कांस्टेंट रहती हैं। क्राइटेरिया बताना है जजिंग इकोनॉमिक आउटकम्स। पॉइंट नंबर 1, एफिशिएंसी या एलोकेटिव एफिशिएंसी। एफिशिएंट इकोनॉमी वो होती है जहां जो लोगों की पसंद की चीज़ें सबसे कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करें। पॉइंट नंबर 2, इक्विटी या इकोनॉमिक आउटकम की फेयरनेस। पॉइंट नंबर 3 है इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमी के टोटल आउटपुट में इजाफा। एंड लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये वो सिचुएशन है जहां आउटपुट स्टेबल या बढ़ता रहता है, इन्फ्लेशन कम हो और रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयमेंट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ मोनोपोली हैव नो सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व वो कर्व होती है जो मुख्तलिफ प्राइसेस पर क्वांटिटी सप्लाइड दिखाती है। क्योंकि मोनोपोली पर्टिकुलर क्वांटिटी दोनों को मोनोपोली प्राइस और क्वांटिटी दोनों को एक साथ सेट करती है, इसलिए मोनोपोली में क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का कोई कम्बिनेशन नहीं होता। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि मोनोपोली एक सप्लाई पॉइंट सेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच पॉइंट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट उस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं। व्हाट विल बी द इकोनॉमिक रेंट फॉर अ फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट में इकोनॉमिक रेंट से मुराद प्रोडक्शन के किसी फैक्टर को दी जाने वाली पेमेंट और उस फैक्टर को इस्तेमाल के लिए ज़रूरी मिनिमम अमाउंट के दरमियान फ़र्क है। बायलैटरल मोनोपोली किसे कहते हैं? ये वो सिचुएशन है जहां एक ही सेलर यानी मोनोपोली और एक ही बायर मोनोपोली होते हैं। ठीक है, सोर्सेज बताने हैं मोनोपोली पावर के।
फर्म की मोनोपोली पावर उसकी डिमांड इलास्टिसिटी से डिटरमिन होती है और ये इन चीज़ों से मुतासिर होती है, लाइक मार्केट डिमांड की इलास्टिसिटी, फर्म्स की तादाद और फर्म्स के दरमियान इंटरेक्शन। डिफरेंस बताना है इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड पी लॉग्ड प्राइसिंग। इंटर टेम्पोरल में क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्राइस इस बात पर डिपेंड करती है कि गुड्स किस वक्त सेल की जा रही हैं, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि गुड्स कब प्रोड्यूस और सेल की गई। ठीक है। पीक लोड प्राइसिंग में ऐसी गुड की डिमांड वक्त के साथ चेंज होती हैं जो स्टोर नहीं की जा सकती। ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी वक्त के साथ चेंज नहीं होती। पीक पीरियड की प्राइस सबसे ज़्यादा चेंज नहीं होती। पीक पीरियड की प्राइस इसमें है पीक पीरियड की प्राइस ऑफ पीक पीरियड की प्राइस से ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमिनेंट फर्म मॉडल। डोमिनेंट फर्म मॉडल क्या होता है? कुछ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स में एक बड़ी फर्म टोटल सेल्स का बड़ा हिस्सा रखती है और छोटी फर्म्स मार्केट का बाकी हिस्सा सप्लाई करती है। जो बड़ी फर्म फिर डोमिनेंट फर्म की तरह काम कर सकती है और ऐसी प्राइस सेट करती है जो उसके अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं? एंड वाई फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है व्हेन अ फर्म चेंजेस अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर फॉर एन आइडेंटिकल गुड और सर्विस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जब एक फर्म एक ही गुड या सर्विस के लिए डिफरेंट कंज्यूमर्स के ग्रुप से मुख्तलिफ प्राइसेस चार्ज करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बिकॉज इन दिस टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टिमेट द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ ऑल कंज्यूमर्स, देन वी विल सी द पोटेंशियल कस्टमर्स, देन व्हाट आर द रिजर्वेशन प्राइसेस एंड चार्ज रिजर्वेशन प्राइस टू ईच कंज्यूमर प्रैक्टिकली इज डिफिकल्ट। यानी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिकली मुश्किल है क्योंकि सबसे पहले हमें तमाम कंज्यूमर्स की रिजर्वेशन प्राइसेस का अंदाज़ा लगाना होता है, फिर पोटेंशियल कंज्यूमर को देखना होता है कि उनकी रिजर्वेशन प्राइसेस क्या हैं और हर कंज्यूमर से उसकी रिजर्वेशन प्राइस चार्ज करना प्रैक्टिकली मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज बैंड वैगन इफेक्ट। राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट से मुराद फैशन में रहने की ख्वाहिश है, यानी किसी चीज़ को इसलिए हासिल करना क्योंकि लगभग सब लोग उसे रखते हैं या किसी ट्रेंड को फॉलो करना। ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का एक बड़ा मकसद होता है। ठीक है। जैसे कि टॉयज और क्लॉथिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एप्लीकेशन बतानी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर की। रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़, इसके बाद एक्सपेंशन है इकोनॉमीज प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी, थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर। ठीक है। इनमें से आप कोई से भी कर लें। डिफरेंस बताना है रियल और नॉमिनल प्राइस में। नॉमिनल प्राइस किसी गुड या सर्विस की वो एब्सोल्यूट या करंट डॉलर प्राइस होती है जिस पर वो सेल होती है। ठीक है। लाइक नॉमिनल वेजेस, इंटरेस्ट रेट्स और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। जबकि रियल प्राइसेस क्या होती हैं? रियल प्राइसेस वो प्राइस होती है जो प्राइसेस के एग्रीगेट मेजर या कांस्टेंट डॉलर प्राइस के मुकाबले में होती हैं। ठीक है। कम होती है आई थिंक। जैसे रियल वेज, इंटरेस्ट रेट्स और जीडीपी इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को करेक्ट करने के बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इफेक्ट्स विच आर कॉज्ड बाय द फॉल इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की प्राइस में कमी को दो इफेक्ट्स होते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का फार्मूला क्या है? इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट आर द नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। अगर इनकम में इजाफा किसी गुड की डिमांड को बढ़ा दे तो वो नॉर्मल गुड होती है। अगर इनकम में इजाफा किसी गुड की डिमांड को कम कर दे तो वो इंफीरियर गुड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। गुड्स और सर्विसेज खरीदने की एबिलिटी और डिज़ायर को डिमांड कहते हैं। इनकम, वेल्थ, दूसरी प्राइसेस, टेस्ट या एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस डिमांड को अफेक्ट करती हैं। किसी खास प्राइस पर एक मुअय्यन वक्त में कंज्यूमर्स जितनी क्वांटिटी खरीदने का प्लान करते हैं और उससे क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। प्राइस में चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो आउटपुट लेवल है जहां फर्म की टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट के बराबर होती है और टोटल प्रॉफिट जीरो होता है।
स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए फ्यूचर में मज़ीद ऐसे वीडियोस बनाई जाएं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन मोनोपोली पावर ऑफ मोनोपोलिस्ट बी मेजर्ड, व्हाट इज़ द बेसिक इंसेंटिव बिहाइंड मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर डिमांड की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है और मोनोपोली पावर के पीछे बुनियादी मकसद ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। नेचुरल मोनोपोली किसे कहते हैं और नेचुरल मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट करती है। नेचुरल मोनोपोली वो मोनोपोली होती है जो ऐसी इंडस्ट्री में पैदा होती है जहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक ही फर्म पूरी मार्केट को सप्लाई कर सकती है बिना उन इकोनॉमीज को ख़त्म किए, ठीक है। नेचुरल मोनोपोलीज एक्सटेंसिव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से होती हैं। बेसिक assumptions do we make in order to determine the pure monopolist best level of output। तो इसका आंसर है प्योर मोनोपोलिस्ट के बेस्ट आउटपुट लेवल्स को डिटरमिन करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं जैसे परफेक्ट कंपटीशन में कि मोनोपोलिस्ट का मकसद टोटल प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करना है। हम इसे टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट अप्रोच या मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बताना है मोनोपोली एंड मोनोप्सोनी में, ठीक है। मोनोपोली मार्केट में किसी प्रोडक्ट का सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता है जबकि मोनोप्सोनी में किसी प्रोडक्ट का सिर्फ एक कंज्यूमर होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, फाइनल टर्म का लेक्चर। तो काइंडली आपने चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और कमेंट्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक मस्ट शेयर करना है कि आपका कितने % इस वीडियो में से पेपर आया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।